जम्मू की शुरुआत कहाँ से हुई, डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसलिए आज हमने आपको इस कॉन्वर्जेशन में इनवाइट किया है। पूर्वों की तरफ से लड़े हमारे पुरखे बकायदा महाभारत काल में। राजा चित्रसेन ये बकायदा राजौरी एरिया के थे। मतलब महाभारत और जम्मू का और डोगरा का बहुत बिल्कुल हमारे पुरखों का बकायदा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई हमारे ही कंधों पे लड़ी गई है, ऐसा मैं कह सकते हो। और जब हमने इस पर सर्च किया तो हमने पाया कि अगर हम ट्रेस बैक करना चाहें तो वी कैन फाइंड मोर देन 7000 ईयर ऑफ डोगरा हिस्ट्री। जैसे आप कह रहे हो कि आर्यंस की प्योरेस्ट रेस जो थी वो डोगरा रही, तो क्या आर्यन मतलब खशों की प्योरेस्ट डोगरा रही। और खशों का ही देखिए, अब यहाँ देखो हमारे, अब जाओगे आप इस साइड, आप रियासी साइड में खसियाली कहते हैं इलाकों, किश्तवाड़, कष्टभट, खशभट, इवन आप दूर या कशगर। लेकिन हमने क्या किया, जानबूझकर उस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि हमारे कुछ ग्रंथों में जो खशों की बात आती है मतलब इतना सही नहीं माना जाता। हमारा वो इलाका यहाँ से तैमूर भी 2 बार सोच गए थे कि भाई आगे बढ़ना है या ना बढ़ना है। तो उस समय मोहम्मद गौरी की फ़ौज ने बाकायदा हमारी हेल्प की थी। इसमें हमारी फ़ौज ने बाकायदा उसमें पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इतिहास से उनको इतना छुपा क्यों दिया गया? सर, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कल हमने पहले एक पॉडकास्ट किया था डोगरा डायनेस्टी पर और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, और उसके बाद पब्लिक डिमांड है ये कि हम लोग डोगरा डायनेस्टी के बारे में बात करें और इस पर बात करें कि जम्मू की शुरुआत कहाँ से हुई, डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसलिए आज हमने आपको इस कॉन्वर्जेशन में इनवाइट किया है और हमारे साथ राजा सौरभ सिंह सरमाल यहाँ पर हैं और इनके साथ आज हम बात करेंगे कि डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई, जम्मू कश्मीर की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जब डोगरा की बात आती है तो एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा शब्द है कि इस पे जब नाम सुनते हैं लोग कहते हैं आखिरकार डोगरा है क्या। तो आज तक जितने भी इतिहासकार रहे उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए इसके बारे में। कईयों ने इसे द्विगत से जोड़ा, जो असल में द्विगत का ही एक मिला जुला एक शब्द है। द्विगत से उन्होंने बना दिया, अगर द्विगत हो सकता है तो द्विगत क्यों नहीं हो सकता। तो कईयों ने वैदिक सूक्तों का हवाला देते हुए देवगिरी की बात की कि हो सकता है देवगिरी से डोगरा बन गया हो, क्योंकि देवगिरी असल में एक पहाड़ का नाम है। तो उन्होंने सोचा क्या पता उससे डोगरा बना हो। तो कई ऐसे भी आए जिन्होंने हमें राजस्थान से जोड़ दिया कि राजस्थान में डूंगर है तो हो सकता है डूंगर से डोगरा बन गया, डुगर बन गया हो। ऐसे ही अलग अलग थ्योरीज आती गई, लेकिन जो सही और असलियत थी उस पर काफ़ी देर तक बात हुई नहीं असल में। और जो हमें पता चलता है चंबा कॉपर प्लेट से, जिसे हमें पता चलता है कि डोगरा जो असल में है वो असल में दुर्गर वर्ड से निकला है, क्योंकि चंबा कॉपर प्लेट्स में बाकायदा दुर्गर के राजा के द्वारा चंबा पर अटैक की बात आती है। और हमारे इतिहासकार जब उन्हें दुर्गर के बारे में पता चला कि दुर्गर की बात हुई है यहाँ पे, उन्होंने भी दुर्गर को इक्वल टू जम्मू कर दिया। उसके पीछे भी कहानी थी, क्योंकि असल में दुर्गर जो हमारा अपना रिसर्च क्या था हमारा कि दुर्गर असल में जम्मू नहीं है। जम्मू दुर्गर का हिस्सा हो सकता है लेकिन जम्मू दुर्गर नहीं है, क्योंकि असल में दुर्गर देखा जाए तो एक काफ़ी विशाल, एक काफ़ी बड़ा आप राज्य भी कह सकते हैं और एक समय में देश भी कह सकते हैं। तो जिसमें अलग अलग प्रकार के जनपद हुआ करते थे, जैसे टक, दारबद, अभिसार, मद्र, त्रिगर्त, गवदिक, और इसी प्रकार और भी बड़े बड़े जनपद जो छोटे छोटे थे वो भी जुड़ गए और एक विशाल देश का निर्माण हुआ, जिसे बाद में दुर्गर देश कहा गया। और इन सब जनपदों पर जिसकी हुक्मरानी रही वो दुर्गेश्वर कहलाया। इस बात को नज़रअंदाज किया गया और जो असलियत थी उससे हमारे ही इतिहासकारों ने जानबूझ के जहाँ तक कहने छुपा दिया, जहाँ उनको इसके बारे में जानकारी ना रही। तो हमने इसी पर तो ये देव डायनेस्टी और डोगरा डायनेस्टी से पहले का ये टाइम है जब जी बिल्कुल दुर्गर करके जो थे वो राजा थे जो कि राज करते थे, और आप कह रहे हो कि एक स्टेट नहीं थी बल्कि पूरा एक राज्य, पूरा एक नेशन बनाया गया था। बिल्कुल, देखो एक जनपद, महाजनपद, वो काल काफ़ी पुराना आता है। और हमारा जिस पर हम काम करते आए हैं लगभग आज से 7 साल हो गए हमें इस पर पूरा रिसर्च करते हुए। बाकायदा हमारा एक उस समय ग्रुप तैयार किया था हमने, जो इंडिपेंडेंटली कह सकते हो। पहले तो एक मेरा इनिशिएटिव था वो, लेकिन फिर जुड़ता जुड़ता काफ़ी सारे रिसर्चर्स और काफ़ी सारे जो कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल्स जुड़ते गए, और उसका नाम हमने रखा था काली ट्रिक्स। और इसके पीछे भी कहानी थी, क्योंकि हमने एक चीज़ कॉमन देखी थी यहाँ पर, जितने भी लोग थे चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, उनको एक जोड़ने वाली कॉमन फोर्स थी यहाँ पे, वो है बाबा कालीवीर। बिल्कुल।
वो कॉमन फोर्स थी, और उस कॉमन फोर्स को हमने रखा कि उन्हीं के आदेश से हमने ये कार्य शुरू किया। और फिर हम जब खोदते गए, जानते गए, हमें पता चला कि हमारा इतिहास तो काफ़ी ग्लोरियस रहा है। हर बार किसी और जगह की बात होती है, जब हमारी बात हो जाती है, होती शुरू है, तो क्या होता है कि इतिहास की किताबें भी बंद हो जाती हैं, इतिहासकार भी चुप हो जाते हैं, और हमारी जो हिस्ट्री है लगभग 200, 300, 400 सालों पे ही समेट दी जाती है। और जब हमने इस पर सर्च किया तो हमने पाया कि अगर हम ट्रेस बैक करना चाहें तो वी कैन फाइंड मोर देन 7,000 ईयर ऑफ डोगरा हिस्ट्री, लगभग 7,000 साल। क्योंकि अब अगर वंशावलियों को देखेंगे तो वहाँ पे भी बात आती है कि अयोध्या से माइग्रेशन होती है, तो कुछ वंशावलियाँ कहती हैं कि मेवाड़ से होती है, तो कुछ कहती हैं मारवाड़ से होती है, कोई कहता है खंगरोतों से आपका रिलेशन है, कोई कहता है ऐसे भी कुछ वंशावली वो कहते हैं कि भाई हमारा रिलेशन तो मध्य प्रदेश से आता है। अलग अलग जगहों से हमारा रिलेशन बताने की कोशिश की गई, लेकिन शख्सियत जो हमारी है, जो असलियत है, हम यहीं के मुकामी हैं। माइग्रेशंस हुई है समय पर, लेकिन जिस तादाद में, जिस बड़ी अमाउंट में कही जाती उतनी बड़ी नहीं हुई। और हमारी जो है लगभग 7,000 पुराना तारीख बाकायदा मौजूद है, और इसको हमने जानने के लिए बाकायदा हमारे यहाँ पे एक पुराना कैलेंडर इस्तेमाल हुआ करता था। आपने विक्रम संवत के बारे में सुना होगा, उसके तो अभी कुछ 6 साल हुए, लेकिन हमारा जो कैलेंडर था, जिसे शास्त्र संवत कहा जाता था, डोगरा संवत कहा जाता था, उसको हमने बाकायदा ट्रेस किया, और एट प्रेजेंट फर्स्टली कह सकते हो पहली बार हमने उसको लॉन्च किया। पिछले लगभग 3-4 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। उसके लगभग इस समय जो चल रहा है 5,299 साल। तो ये जो शास्त्रीय संवत की बात करें, ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? इसको पढ़ना आसान? शास्त्रीय संवत असल में कैलेंडर होता है जी। संवत कैलेंडर है। तो जो इसमें नंबर्स यूज किए गए हैं, या फिर जिस तरीके से अभी हम कैलेंडर देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस? बिल्कुल समय के साथ साथ यहाँ पे स्क्रिप्ट्स बदलती गई हैं। और राजा शास्त्री जो हुए हमारे यहाँ के, उनके राजा शक्तिकरण, उन्होंने बाकायदा इसका, जिस समय उन्होंने ये सारा दुर्गर का इलाका फतेह किया, इस पर अपनी हुक्मरानी कायम की, तो उस समय राजा क्या करता था, अपने नाम पे कैलेंडर शुरू किया करते थे। जहाँ जहाँ उनकी हुक्मरानी रही, वहाँ वहाँ उस कैलेंडर का प्रचलन शुरू हुआ। इवन हमने पाया कि इस कैलेंडर का इस्तेमाल उत्तराखंड के इलाकों में भी होता रहा है। कुछ मंदिरों में हमने बाकायदा शिलालेख देखे हैं, वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ था इसी कैलेंडर में। वो असल में ट्रेस नहीं कर पाई कौन सा कैलेंडर है, लेकिन जिस तरीके से लिखा गया था, तो हमारा मानना है वो बाकायदा शास्त्रीय संवत में ही होगा। और इस पर हमारा और भी वर्क चल रहा है, हमारी टीम का, हम बाकायदा इसको भी पूरे सही तरीके से ट्रेस करके आप सबके सामने लाएंगे। क्योंकि जो हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है, वह डोगरा लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफ़ी वाइड प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद है कि डोगरा लैंड पर सही तरीके से एक स्ट्रेटेजिक स्टडी हो, हमारी हिस्ट्री को सही तरीके से ट्रेस किया जाए, आखिरकार हम हैं कौन, इस सवाल का हमें जवाब मिल सके। क्योंकि असल में हमें पता ही नहीं असल में हमें हैं कौन। डोगरा तो सब कह देते हैं, अब डोगरा की बात आती है तो कोई कहते हैं ओनली जम्मू पीपल्स आर डोगरा, तो कई कहते हैं जम्मू के साथ साथ जम्मू डिवीज़न वाले भी डोगरा हो गए। लेकिन अब पीछे जाते हैं तो हिमाचल वाले फिर कौन हो गए, फिर वो अलग बन जाते हैं कि भाई वो पहाड़ी हैं। तो क्या जम्मू वाले पहाड़ी नहीं हैं? पहाड़ी तो पहाड़ में रहने वाला हर बंदा पहाड़ी है। इसलिए हमारी जो असली आइडेंटिटी है उस पर काम करने का समय आया है। देख रहे हैं कि अभी पहले के मुकाबले थोड़ी सी जागृति लोगों में आई है, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर अभी भी काम नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पे। एक उस पर ब्लेम करेगा कि उसकी वजह से नहीं हुआ, दूसरा कहता है उसकी वजह से नहीं हुआ। हमें बाकायदे इस ब्लेम गेम की कहानी को छोड़कर असल में उस चीज़ पर काम करना होगा जिससे हमारी तारीख हमें याद रखे, हमारे आने वाली नस्लें हमें याद रखें, और हमारे पुरखे भी हमारी तरफ देखते हुए कहें कि आखिरकार हमने तो कोई जना है जो असल में हमारे लिए हमारी बात को आगे कर रहा है। इवन जैसे एक बात आपको और बताते हैं कि अब महाराजा गुलाब सिंह की बात आती है, जनरल जोरावर सिंह की बात आती है, कहते हैं कि उन्होंने जम्मू राज का झंडा दूर तिब्बत तक फैला दिया, दूर बाल्टिस्तान तक फैला दिया। डोगरों ने अपना परचम गिलगित में फैला दिया बाकायदा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, उसके भी बीच में जाते हैं, वहाँ हमें पता चलता है कि हमारा उस इलाके के साथ नेशन और भी पुराना है। क्योंकि जब हम वहाँ की वंशावली खंगालते हैं कि वहाँ के गिलगित का हो गया,
चाहे आपका नागर का हो गया, चाहे आपका बाल्टिस्तान का हो गया, वहाँ के जो ख़ानदान हैं, उनके जो वजीर ख़ानदान जो असल में हुक्मरानी करते रहे हैं, उनकी जो जीनियोलॉजी आती है उनकी सारी, वो या तो सियालकोट से जुड़ती है, या तो जम्मू से जुड़ती है, या तो फिर सेजौरी से जुड़ती है। जोनो, रोनो, या तो फतूतो, और उन्हीं से शाह राय निकले। फिर आगे देम सिंह, मकर सिंह, ऐसे कई नाम उनकी वंशावलियों में मिलते हैं जिनकी पैदाइश और जिनके पुरखे यहीं से निकले हैं। इसलिए हमें जानना होगा हमारा इन एरियाज़ के साथ रिलेशन कोई नया नहीं है, हमारी काफ़ी दूर तक पहुंच रही है। इवन खोतेन में जो सबसे पहले लोग बसे वो भी तक्षशिला से उठ के बसे, और जो तक्षशिला और बेश्रवन के पुत्रों के उनके जो वंशज थे वो बाकायदा वहाँ पे बसे, और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे ये बाकायदा, इवन चीनी लोग भी मानते इस चीज़ को कि टक से उठकर यहाँ पे लोग आए, जो तक्षशिला के ठकुर आए यहाँ पे, तो हमारी हिस्ट्री वहाँ भी जुड़ी। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि डोगरा आखिर कौन। हम वो हैं जिनके इम्प्रिंट्स हर जगह मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस है वो सबसे जंगजू और सबसे कहते हैं सबसे ज़्यादा लड़ने वाली और सबसे एक शांत भी कह सकते हो ट्राइबल सोसाइटीज़ में बटे हुए लोग थे हम। और हमारा जो बेस है वो ट्राइबल है, और ट्राइबल्स में भी हमारा जो बेस है वो असल में खश आता है। असल में हम आर्यों की नस्लों में अलग लाते हैं, खश होते हैं, वैदिक आर्य होते हैं अलग, और जो सबसे बेहतरीन नस्ल मेरी लिहाज से वो खश है, क्योंकि खशों का जो काम है वो असल में देवता के साथ डायरेक्ट रब्ता होता है, जो आप यहाँ पे भी हमारे इलाकों में देख सकते हैं किस प्रकार से जोगी जेला कल्चर आता है। बाकायदा यहाँ पे जागर होते हैं, चौकियाँ होती हैं, देवता को बुलाया जाता है, देवता आपसे डायरेक्ट बात करता है। हवन करने के मुकाबले हमारे यहाँ पे देवता से डायरेक्ट रब्ता किया जाता है और वही आदेश देता है, और ये बाकायदा खशों की निशानी है। और इस चीज़ के बारे में हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे पुराण, इवन हमारे दूसरे हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस हैं वहाँ भी हम पा सकते हैं कि हमारा रिलेशन इन्हीं खसों से है। और जो खसों की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो डोगरा है। और बाकायदा अब बाकी स्थान जगह जो हुए वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे किरात हो गए या बाकी जो नस्लें थी उनसे मिक्सचर हुआ बाकायदा। इसलिए खसों का है तो बेस तो उनका भी खस था, लेकिन जो प्योरेस्ट थी वो डोगरा रही। तो इसमें एक सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हो कि आर्यंस की प्योरेस्ट रेस जो थी वो डोगरा रही, तो क्या आर्यन मतलब खशों की प्योरेस्ट डोगरा रही। और खशों का ही देखिए, अब यहाँ देखो हमारे, अब जाओगे आप इस साइड, आप रियासी साइड, वहाँ खसियाली कहते हैं इलाकों को, किश्तवाड़, कष्टभट, खशभट, इवन आप दूर या कशगर वो भी खश से आएगा, इवन हिंदू कुश वो भी खस से आएगा, इवन कश्मीर भी देखोगे बाबे उसका पुराना खशीर नाम भी आता है बाकायदा, क्योंकि बाकायदा हमारा जो है सारा वो खश ही हमारा बेस है असल में। और इस चीज़ को डिक्सन जैसे अच्छे जो पूरा स्टडी करने वाले थे उन्होंने बाकायदा स्टडी किया इस पर, और उन्होंने बाकायदा अपनी बातें कही हैं इस पर कि ऐसे ऐसे हमारी जो लाइन है वो उससे जुड़ती है। लेकिन हमने क्या किया, जानबूझकर उस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि हमारे कुछ ग्रंथों में जो खशों की बात आती है मतलब इतना सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये फायर रिचुअल्स इनके अलग टाइप के होते हैं, ये देवता से डायरेक्ट रब्ता करते हैं। तंत्र हमारे यहाँ पे प्रधान है, शैव शाक्त प्रधान है। तो जो दूसरा था वहाँ पे था क्या कि फायर रिचुअल्स दूसरी तरह से यज्ञ प्रधान है, और यज्ञ प्रधान और इससे क्या था वैदिक आर्यंस और इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद रहा, लेकिन है तो नस्ल मिलती जुलती, इसलिए दोनों में आसानी से मिल भी गए। तो ये बात थी कि हम अपने बेस से दूर होते गए, अगर हम उस चीज़ से जुड़े रहते तो मे भी आज हमारी वो हालत नहीं होती जो असल में हो रही है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि कुल देवता या कुल देवी को पूजा जाता है, तो क्या यही एक रीज़न है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि डोगरा आर्यंस की जो एक फाइनेस्ट रेस है वो डोगरा के साथ कनेक्टेड है, और हम लोग देवताओं के साथ इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। चौकियों का जो सिस्टम है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है, जो कि वो शैमनिक हमारा सिस्टम है ना पूरा, क्षमा होता है, शमन होता है, जो बाकायदा एज ए मीडियम हमारे और देवता के बीच में काम करता है, क्योंकि जिसमें जैसे कई लोग पौन धर्म भी कहते हैं बाकायदा, क्योंकि कहते हैं देवता पौन रूप धारण करके आपके पास आता है। और ये टर्म एक हिस्टोरिकल इस्तेमाल होती रही है सिटीजन्स में बाकायदा हमारे इलाकों में, और ये हमारे यहाँ पूरे पहाड़ में है। लास्ट नेपाल तक आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी, क्योंकि बेस सबका खश है लास्ट तक, लेकिन जो प्योरेस्ट रहे
वो ये हो गए हमारे वाले। और बाकियों के साथ किरात जुड़े, मंगोल्स जुड़े, उनके साथ मिक्स, उनका फेशियल स्ट्रक्चर्स में फ़र्क आ गया, उनके फीचर्स में फ़र्क आ गया। सर जैसे आपने बताया कि आपने कई साल रिसर्च किया था कि जम्मू सिर्फ इतना सा एरिया नहीं है, जो पहले था तो वो बहुत बड़ा था, तो वो कहाँ तक फैला हुआ था? मेरे ख्याल यहाँ से आप दूर तक्षशिला का इलाका, यूनिवर्सिटी भी फेमस होती रही है तक्षशिला की बाकायदा, और हमारे जम्मू के राजगान रहे हैं तक खानदान से डायरेक्ट जुड़े हुए। तो वहाँ से तरफ जाओगे तक्षशिला तक हमारा पूरा वर्चस्व रहा है, तो ऊपर दूर खोतेन तक वर्चस्व रहा है। इवन हमारे लिए मानसरोवर कोई नई चीज़ नहीं, मानसरोवर में हमारा झंडा पहले भी गड़ चुका है काफ़ी बार। इवन अगर मिड में भी आएंगे बाकायदा राजा सूरजदेव भी, वो भी उस लाइन तक पहुँच चुके हैं एक बार। और हमारे लिए कोई नई बात नहीं, और हमारी ये धरती है, और हम हमेशा लड़ते आए हैं और अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे रहें। बिल्कुल, डोगरा रूलर्स की बात करेंगे। डोगरा रूलर्स के जब हम स्टैचूज़ देखते हैं तो उनके स्टैचूज़ पे जो घोड़े हैं वो अलग-अलग तरीके से, किसी के घोड़े अलग-अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है स्टैचूज़? और जो घोड़ों की बात आती है, असल में घोड़ों से तो हमारा पुराना नाता है, क्योंकि जो जंगजू नस्ल है वो घोड़ों पे काम करती है बाकायदा, घोड़ों के साथ इसलिए पुराना नाता रहा है हमारा। और वो घोड़ों का रिप्रेजेंटेशन है बाकायदा, वो ये भी डिपेंड करती है कि वो असल में जंग में शहीद हुए थे या ऐसे मारे गए थे, जो भी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो घोड़ा है। और हम घोड़ा जितना स्ट्रॉन्ग, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो जितना है, तो असल में वो रूलर्स की बात करें वो भी कितना स्ट्रॉन्गेस्ट। और हम तो बाकायदा वाइल्ड वुल्फ भी कहे जाते थे बाकायदा। ये तो हमारे गुलाब सिंह तक को टाइटल्स दिए थे उन्होंने कि ये वाइल्ड वुल्फ है बाकायदा। इवन हमारे लिए तो हॉक का भी टाइटल रहा है कि जो कभी भी गुलामी पसंद नहीं करते, अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहते हैं, और हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व कायम रहे, हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात मानी जाए। लेकिन आज के समय में तो चलो बात कुछ हो रही है कि डोगरा आज कैसे थे सोए हुए हैं, जहाँ कह लीजिए, या सोए होके सोकर हुए भी पता नहीं किस दुनिया में है, क्योंकि उनको अपनी पहचान का ही नहीं पता है। इसी वजह से यहाँ पे पावर वैक्यूम भी है। अगर हमारी पहचान का हमें पता होता तो ना तो जम्मू में कभी पावर वैक्यूम आता, ना कुछ और होता, और हम उसी ऊंचाई पर होते जिस समय हमारे एक पूर्वज हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे एक से बढ़कर एक राजा रहा है। हमारे यहाँ पर राजा बोध अर्जन में भी आप लोग जानते हो या ना जानते हो, उनका तो वर्चस्व बाकायदा, उन्होंने तो श्रीलंका तक पे चढ़ाई की थी बाकायदा। इस पर हमारा आर्टिकल पे काफ़ी अच्छा वाला, अगर मौका मिले तो पढ़िएगा। तो उन्होंने बाकायदा रानी चंद्रावती के लिए वहाँ पे अटैक किया था श्रीलंका में बाकायदा, और पूरे हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य कायम किया था। काफ़ी देर तक जो हिंदुस्तानी राजा थे हमारे बाकी, वो बाकायदा उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे। इवन इन हमारे ही खानदानों से, इवन अब कश्मीर की तरफ आएंगे, कश्मीर पे जो राजगान थे जितने भी, वो भी असल में किसी ना किसी तरीके से डोगरों से रिलेटेड थे। क्योंकि जम्मू के ही राजा के बेटे, बाकायदा पूरनकरण के बेटे राजा दयाकरण, वो बाकायदा वहाँ पे जाते हैं कश्मीर में और अपना वर्चस्व कायम करते हैं, और उनकी कई पीढ़ियों ने वहाँ पर राज किया। महाभारत काल तक उनका राज रहा है बाकायदा। इवन आगे भी उन्हीं की पीढ़ियों से एक्सटेंडेड फैमिली से राज रहा है बाकायदा। गोनंद के बारे में भी आप सुना होगा, जो डोगरा एनल्स में उन्हें ओगानंद कहा गया है, और उन्हीं के जो आगे रहे उनके पोते, जिसे हमारे डोगरा एनल्स में उनको बालगंध कहा जाता है, या दूसरा बालगंध उनको, मतलब इसका पोता थी उनके बाकायदा। तो महाभारत काल तक हमारा एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है। और महाभारत की लड़ाई में असल में उस समय जो हमारे पुरखे थे, वो असल में कौरवों की तरफ से लड़े हमारे पुरखे बाकायदा महाभारत काल में। राजा चित्रसेन जो बाकायदा राजौरी एरिया के थे, जो अविस्तार इलाका, दार तो जम्मू वाला इलाका भी कहा जाता था, लेकिन उस समय जम्मू हमारा जो इलाका था वो बाकायदा सियालकोट के अंदर था। मतलब महाभारत और जम्मू का और डोगरास का बहुत हमारे पुरखों का बाकायदा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई हमारे ही कंधों पे लड़ी गई है, ऐसा मैं कह सकते हो। क्योंकि अगर हम नहीं होते कौरवों की तरफ से, कौरव हो सकता है 2 दिन भी ना लड़ पाते, क्योंकि वो अच्छी काफ़ी बड़ी सेना और काफ़ी जो बड़े बड़े योद्धा रहे, चाहे राजा शल्य हों, राजा चित्रसेन हो, चित्र हों, चाहे राजा सुशर्मन हो त्रिगर्त के, यानी कि आज के कांगड़ा के इलाकों के, वो बाकायदा वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे उस समय। अपने प्राण दिए उन्होंने, जाने दी, शहादतें दी, और हमारा उस समय भी हमारे काफ़ी अच्छा और एक बेहतरीन किरदार रहा हिस्ट्री में। और इवन कश्मीर के राजा, वो तो लड़ाई नहीं लड़े थे कि उस समय वो बच्चे थे, बालगंज जो थे,
उस समय बच्चे थे, लेकिन हाँ उनके जो बाप दादा रहे बाकायदा, चाहे दामोदर हों चाहे वो गोनंद हों, उनकी भी एक डायरेक्ट असर रही है वो बाकायदा, वो श्री कृष्ण तक से युद्ध लड़ाया था उन्होंने बाकायदा। तो सर अगर आप कह रहे हैं कि उनका महाभारत में रोल है, तो इतिहास से उनको इतना मतलब कि छुपा क्यों दिया गया? केवल ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, बल्कि ये सारी की सारी जितनी भी हिल स्टेट्स हैं उनके साथ लगभग बराबर ही हुआ है। अगर हमारे इतिहास को छुपाया गया तो बाकायदा अगर आप देखोगे उत्तराखंड की भी हिस्ट्री काफ़ी ग्लोरियस रही है, उन्होंने भी उनके भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया राजगान रहे हैं, तो बाकायदा उनकी भी हिस्ट्री छुपा दी गई, क्योंकि जो मेन जो वर्चस्व रहा वो सेंट्रल इंडिया का रहा बाकायदा, कि जो सरकारें की दिल्ली से सरकारें चलती थी और वो उन्हीं इलाकों से जो असल में वाक़ई थे, जहाँ तो फोकस राजस्थान पे हो गया, नहीं तो फोकस महाराष्ट्र पे हो गया, और असल में जो पहाड़ थे पहाड़ को तो पूरा इग्नोर कर दिया कि जैसे मानो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इसी एक कॉन्स्पिरेसी भी कह सकता हूँ मैं इसे बाकायदा, मैं कहता हूँ ये एक अंडर कॉन्स्पिरेसी को अगर जानते हो, उन्हें पता चलता दुनिया को कि पहाड़ इतने ग्लोरियस हैं, कि पहाड़ के रहने वाले लोग इतने ग्लोरियस हैं, तो मे भी हो सकता था कि जो बाकी राजगान हैं उनके इतनी महत्व ना होता। क्या इसका हम एक रीज़न ये मान सकते हैं कि जब मुगल या अफ़गान का इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ा तो उस वजह से जो डोगरास का इतिहास था उसे मैनिपुलेट किया गया ताकि वो निकल कर सामने ना आए, और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि पहाड़ों का जो इतिहास है वो बहुत ग्लोरियस है, तो वो लोगों तक ना पहुंच पाए। सिर्फ मुगल्स किस तरीके से काम करते थे, उनके कोर्ट में क्या होता था, सिर्फ वो चीज़ें लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, अगर मुगल्स की बात की जाए या अफ़गान की बात की जाए या उनसे पहले वो डायनेस्टीज जो रही हैं बाकायदा, जिसे इन्वेडर्स कहा जाता है, उनके दौर में भी बाकायदा हमारा जो रोल था वो सबसे बढ़कर रहा था। फिर भी सबसे बढ़िया रोल था उस समय हमारा। इवन जब अटैक्स होते हैं गजनी के टाइम पे, गजनी को बाकायदा हमने यहाँ तक खदेड़ा है बाकायदा कि गजनी सब इलाकों में, आज के पंजाब के इलाकों में फ़तेह हासिल की, लेके जम्मू नहीं पहुँच पाए वो। इवन जहाँ से हमारा वो इलाका है, यहाँ से तैमूर भी 2 बार सोच गए थे कि भाई आगे बढ़ना है या ना बढ़ना है। इवन लेकिन अब आगे बात आती है मोहम्मद गोरी का समय जब आता है, मोहम्मद गोरी ने जब पहली लड़ाई लड़ी बाकायदा, तराई का युद्ध जो होता है पहला, उसमें बहुत बुरी तरह से शिकस्त हासिल होती है। और असल में हमारा जो रिलेशन था उस समय गौर के साथ या मोहम्मद गोरी के साथ, वो एक फ्रेंडली रिलेशन था इन रियलिटी, क्योंकि जो गजनी थे, गजनी हमारे दुश्मन थे और वो कॉमन दुश्मन थे गोरी के। और ये बाकायदा राजगानों में ये होता रहता है कि जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है बाकायदा। और हमने बाकायदा उस समय हमारे राजा जो थे उन्होंने बाकायदा इनविटेशन दिया था बाकायदा मोहम्मद गोरी को कि आप हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारा सियालकोट का किला बाकायदा गजनियों के अंदर आ चुका है, हम उसको आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो उस समय मोहम्मद गोरी की फ़ौज ने बाकायदा हमारी हेल्प की थी इसमें। इवन जब पहली जंग होती है तो पहले तो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था पहली जंग तक तो, लेकिन जब दूसरी जंग होती है तो मोहम्मद गोरी का बाकायदा इन्विटेशन आता है कि भाई हमने तो आपको हेल्प किया था जब आपको आपका किला चाहिए था, अब हम चाहते हैं आप हमारी हेल्प करो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो उस समय हमारी फ़ौज जो थी, अब जो जैसे हमारे ये तो इतिहास में बाकायदा नोटेड चीज़ें हैं, लिखी हुई है बाकायदा, हमारी फ़ौज ने बाकायदा उस समय पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उस समय डोगरा फौज थी, और एक कह सकते हो एक वो भी बड़ा कारण था जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी बाकायदा जीते। मे भी हो सकता है अगर वो साथ ना देते तो ना जीतते। इवन हमारे डोगरा राजाओं ने उस समय हेल्प की थी बाकायदा मोहम्मद गोरी को। बाबा रतननाथ पीर जिन्हें कहते हैं या बाबा रतननाथ कहते हैं, बठिंडा में उनका स्थान है, तो बाकायदा उस स्थान पे उनको मिलाया था और उनसे आशीर्वाद दिलाया था और उन्होंने उनको वरदान दिया कि युद्ध में जीत तुम्हारी होगी। ये भी सब एक एनल्स में चलता है हमारे। और उसके बाद जो इवन पृथ्वीराज चौहान के जो सबसे बढ़िया जनरल थे गोविंद राय खंडे राय जिन्हें कहते हैं, उनकी वो जब उनको मारा गया बाकायदा, वो भी डोगरा राजा के बेटे नरसिंह देव के हाथों की मृत्यु हुई है। और उसके बाद बाकायदा मोहम्मद गोरी ने हमको एक इंडिपेंडेंस का पूरा बोले हम आप पे कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम पूरा एक सही तरीके से एक इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पे राज करते रहे हैं। इवन मुगलों के टाइम से मुगलों ने हमारी जो सॉवरेनिटी थी उसको ख़राब करने की कोशिश काफ़ी किया था, लेकिन हमारे राजे उस समय भी लड़ते रहे, हमारे लोकल्स उस समय लड़ते रहे, हमारे डोगरे आम डोगरा तक लड़ता था यहाँ पे। आम तौर पे बाकी आप देखोगे जगहों में क्या होता है कि सिर्फ एक कौम लड़ा करती है, एक जाति लड़ा करती है, कि मान लो कि अब राजपूत है, राजपूत लड़ेगा बाकी नहीं लड़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे ये भी हुआ है कि जिस समय कांगड़ा में अटैक होता है, माता ब्रजेश्वरी के मंदिरों में अटैक होता है, उस समय सबसे पहले लड़ने वाले तो कांगड़ा के ही उसी मंदिर के पुजारियों ने जान दी थी बकायदा। यहाँ पे ब्राह्मण भी लड़ता रहा है और राजपूत भी लड़ता रहा है, इसलिए आप देखोगे कि ऐतिहासिक रूप से भी यहाँ पे जितनी भी फौजें रही हैं वहाँ पे ब्राह्मण तक लड़ते हैं, दूसरी जाति के लोग सब यहाँ पे एक साथ रहते थे। बाकी जगहों पे फिर भी आपको एक छोटी सी लाइन दिखेगी डिफरेंस की, लेकिन केवल हमारी जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे आपको सब एक साथ दिखेंगे। और इसके पीछे कारण वही मेन चीज़ आती है, उसी चीज़ पे वापस पहुँचूँगा कि हमारा खच बेस होना, क्योंकि हमारा बेस सबका सेम है, क्योंकि हमें पता है हमारा पुरखा है, हमारा बाप है वो एक, इसलिए उसी चीज़ से वही चीज़ हमें जोड़ती है। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी आपसे कि जम्मू शहर सिटी ऑफ टेम्पल की शुरुआत कैसी? देखो जम्मू शहर असल में इसकी जो शुरुआत देखिए राजा जम्बू लोचन से की जाएगी बाकायदा। राजा जम्बू लोचन राजा बाहू लोचन के भाई थे और इनके टाइम लाइन में भी अलग अलग इतिहास का अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो राजा जम्बू लोचन का टाइम आएगा वो लगभग 6560 साल पहले आज से, क्योंकि हमने शास्त्रीय जो कैलेंडर थी बकायदा संबंध की कैलकुलेशन के बाद हमने पाया कि इनका समय इस तब आना चाहिए। और हमारे जो इतिहास का आगे पीछे और भी हो सकता है बकायदा उन्होंने किया हुआ है, लेकिन हम इतने साल पहले जम्मू शहर की नींव असल में रख जा चुकी थी बकायदा। और समय के साथ साथ ऐसे कैपिटल शिफ्ट होती रही यहाँ पे, क्योंकि बाद में एक समय बबरू बहान के टाइम में थोड़ा जम्मू उथल पुथल यहाँ काफ़ी मची थी, तो हमारी जो कैपिटल थी वो भगोर की तरफ चली गई। कई बार जो कहते कैपिटल असल में बिलावर में भी रही है, आज के अलग अलग जगहों पे कैपिटल शिफ्ट होती रही है यहाँ पे। और फिर वापस समय के आते आते एक स्टेबिलिटी के जब दौर आता है तो बाद में यहाँ पे जम्मू एज ए कैपिटल बाद में आया है काफ़ी देर बाद, लेकिन समय के साथ साथ टाइम के साथ यहाँ पे कैपिटल बदलती रही है जम्मू की। और कुछ तो ऐसे भी इतिहासकार अभी आए हैं और कहते हैं कि जम्मू का जो आना या बनना उन्होंने अभी 15वीं-16वीं शताब्दी में तक जोड़ दिया है, कि कहते हैं कि यहाँ से राजस्थान से बाकायदा आते हैं राजा मालदेव, वहाँ के राजा आते हैं बाकायदा मालदेव, उन्होंने बाकायदा उनसे जो राजा मान सिंह आते हैं और राजा मान सिंह की फ़ौज आती है और कुछ फ़ौज जहाँ बस जाती है और वही जम्मू का निर्माण कर देते हैं। तो वो कहते उन्होंने जो देते हैं बाकायदा अपना क्लेम वो बाकायदा जम्बाई माता, उन्हें जम्बाई माता से जोड़ दिया और बावे वाली माता को जम्बाई माता बना दिया। और जम्बाई माता असल में दुर्गा है और बावे वाली आपको पता है वो तो काली है। और उन्होंने जो टाइम बताया उस हिसाब से तो पहले तैमूर ने उससे कई साल पहले 100 साल पहले बाकायदा जम्मू का जिक्र किया है। इसका मतलब मेरे हिसाब से अगर वो इतिहासकार ऐसी बातें करते हैं तो मे भी हो सकता है जो तैमूर हो भविष्य वक्ता होगा, उसे पता होगा आने वाले 100-200 साल बाद एक जम्मू शहर बसना है, तो मैं एडवांस में बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा शहर है और अब एडवांस में लिख देते हैं सारा कुछ। तो काफ़ी सारी ऐसे बातें हैं जम्मू के रिलेटेड। और यहाँ तक कि वहाँ पे उन्होंने उनके इतिहास में ये भी लिखा है उन्होंने बाकायदा कि यहाँ पे हमने रामगढ़ भी बसाया, लेकिन रामगढ़ की जब हिस्ट्री देखते हैं वो भी उससे पहले आती है बाकायदा। हमारे वंशावलियों में हमारे राजगानों के भाइयों के नाम रामदेव के नाम पे आती है बाकायदा। तो हमारे इतिहास को बहुत एक कहते पूरा एक सिस्टमेटिक वे से इसको पूरा ख़राब करने की कोशिश की जाती है और हमारे ही अपने ही जाने माने लोग इसको फिर सपोर्ट किया करते हैं। ये जम्बाई वाला सीन जो आपको बताया जम्बाई माता वाला, ये तो 1980 के आसपास बुक्स पब्लिश हुई है बाकायदा राजस्थान से, और इवन इस पे तो बड़े बड़े आर्टिकल्स भी आए थे। जिस समय अभी 370 एब्रोगेशन हुआ था उस समय बाकायदा इस पर आर्टिकल्स आए थे और लोगों ने बाकायदा काफ़ी खुश हुए थे हमारे लोग ही ऐसे, खासकर जो एक कास्ट प्राइड को लेके जो चलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुश हो कि भाई हमारा रिलेशन तो कहीं और से है, बल्कि अपने माँ बाप अपने दादा परदादा को छोड़ दो किसी और को पकड़ लो, कुछ ऐसी कहानी बन जाती है फिर। जी, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका इस कॉन्वर्जेशन में हिस्सा लेने के लिए। और बहुत ऐसी चीज़ें थी, बहुत फैक्ट्स थी जो कि डोगरा डायनेस्टी एग्जैक्टली डोगरास की शुरुआत कैसी हुई और कितनी पुराना इतिहास है डोगरों का, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है। तो थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बाकी हमने आपकी डिमांड पर जम्मू हिस्ट्री के बारे में एक और एपिसोड लाया है। बाकी जम्मू के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।